हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज के वीडियो का टॉपिक है एल्डेरियन अप्रोच टू काउंसलिंग। ये अप्रोच दी थी एल्फ्रेड एडलर ने। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है विच इज़ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जिसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस अप्रोच को फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच भी कहा जाता है। एल्फ्रेड एडलर ने ये अप्रोच दी थी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी मेरे चैनल पे, उसमें हमने गॉर्डन एल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डिस्कस करी थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। जो फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच या एल्डेरियन अप्रोच है, उसको समझने से पहले हम थोड़ा एल्फ्रेड एडलर के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रियन मेडिकल डॉक्टर थे, साइकोथेरेपिस्ट थे एंड द फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो इसी के बारे में, इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, इसी के बारे में ये पर्टिकुलर अप्रोच भी है। इन्होंने किस पे एम्फेसाइज करा था? फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप्स विद इन द फैमिलीज, बर्थ ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में इन्होंने बात करी थी। ही प्रपोज दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अदर्स सोशल इंटरेस्ट वॉज हाउ द इंडिविजुअल फील्स अ सेंस ऑफ वर्थ एंड बिलोंगिंग इन द फैमिली एंड सोसाइटी। तो इनका ये मानना था कि जब हम दूसरों की नीड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सके, एक तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं अपने किसी एक्शन से, तो तभी एक इंडिविजुअल को वो सेंस ऑफ वर्थ, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब कि हम भी कुछ हैं, हम भी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो फील होता है। ठीक है। इन्होंने अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करी थी, एक या टर्म कॉइन करा था जिसको हम बोलते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। हिज अर्लियर वर्क focused on inferiority, coining the term inferiority complex, an isolating element which he argued plays a very important role in personality development. तो as per Alfred Adler, यही जो एक inferiority complex होता है जो human beings में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाउ दैट person's personality develops over a period of time. Alfred Adler considered a human being as an individual whole, and therefore he called this his school of psychology individual psychology. So let's talk about individual psychology. इसमें ये जो एल्फ्रेड एडलर थे, इन्होंने क्या बताया था? So इनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मतलब है कि जब जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो शेपअप होती है, या वो कैसा आगे चल के बनेगा, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका वैल्यू सिस्टम, वो शेपअप होता है एज पर दी सराउंडिंग्स, की उसके आसपास जो हो रही हैं चीज़ें, उन चीज़ों से वो क्या समझ रहा है, उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहा है। ठीक है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उस सिचुएशन में लेट सपोज 4-5 लोग हैं जो उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो चारों की जो व्यू पॉइंट होगा वो अलग होगा। एक इंसान उस सिचुएशन से लेट से कोई पॉजिटिव चीज़ इंटरप्रेट करेगा, एक नेगेटिव चीज़ इंटरप्रेट करेगा। ठीक है। तो एल्फ्रेड एडलर जी का मानना था कि इम्पॉर्टेंट क्या है, एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसे शेपअप होती है, कि वो जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन वो इंसान फेस कर रहा है, उससे वो इंटरप्रेट क्या कर रहा है। तो इट इज़ नॉट एक्चुअली होली अबाउट द सिचुएशन, कि सिचुएशन क्या है, उसके सामने कौन सा सराउंडिंग्स हैं, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंस कि उस सिचुएशन से, उस सराउंडिंग से, उसके उस एक्सपीरियंस से उसने क्या चीज़ समझी है, और वही इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोसाइटी, लेट्स से ऑफ द पीपल अराउंड, ऑफ द सिचुएशंस दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, दैट पर्सन इज एक्सपीरियंसेस, और उस सिचुएशन से जो भी उसका बिलीफ सिस्टम बन रहा है, जो भी वो इंटरप्रेट कर रहा है, और इंटरप्रिटेशन के बाद जो भी वो मान रहा है उस चीज़ को, उसी से उसका जो आगे का टाइम है या उसकी पर्सनैलिटी है वो शेपअप होती है। ठीक है।
एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक मूवी है, उसको 4 लोग देखने जा रहे हैं। अब एक इंसान उस मूवी को मूवी की तरह लेगा कि चलो मूवी है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, मैं देख के आऊँगा और जो भी उस मूवी में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको वहीं छोड़ के वापस घर आऊँगा। एक इंसान है, वो मूवी में कोई पॉजिटिव मैसेज लेके घर आएगा कि ओके, मूवी में ये एक ऐसा मैसेज था पॉजिटिव जो मुझे हेल्प कर सकता है, तो मैंने ये सीखा मूवी से पॉजिटिवली। एक इंसान ये भी हो सकता है कि तीसरा इंसान सेम मूवी से कोई नेगेटिव चीज़ अपने दिमाग में लेके आए और फिर वैसे ही बिहेव करे, या उसका जो एक्शंस होंगे फर्दर, या उसके जो बिहेवियर होगा वो वैसा होगा। मूवी एक थी, लेकिन उस मूवी से 3 लोगों ने अलग अलग तरीके से उस मूवी को समझा। नाउ ये मूवी को हम लाइव सिचुएशन से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। एक लाइव सिचुएशन है, लेट्स से कोई हमारी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कुछ, ठीक है। अब कोई इंसान उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सैड हो सकता है, वो ये सोच सकता है कि वाई मी, एक तो ना विक्टिम मेंटालिटी में चले जाना कि मेरे साथ ही हुआ है, मेरे साथ क्यों हुआ है, ठीक है। सेम सिचुएशन से एक इंसान ये सोच सकता है ओके, ये चीज़ हुई है, अब इसको मैं अब ऐसे रोने नहीं बैठना, अब मुझे इससे कुछ पॉजिटिव चीज़ समझनी है कि क्या मुझे ये सिचुएशन सिखाने की कोशिश करी, और फिर मैं उस चीज़ को आगे अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो सिचुएशन सेम है, लेकिन इंसान अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को समझते हैं, और यही इंडिविजुअल को बनाता है कि वो कैसे सिचुएशन से अपने ऊपर सिचुएशन को हावी होने दे रहा है। सो बेसिकली एज पर हिम सिचुएशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन से वो इंसान क्या समझ रहा है, इंटरप्रिटेशन क्या है, और उसका बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम उससे कैसे बन के आ रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, और उसी से उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी शेप अप होती है। इन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि जो इंडिविजुअल होता है वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब है कि हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, हमारे जो भी बिहेवियर्स होते हैं, दे हैव सम मोटिव बिहाइंड, ठीक है। और मोटिव फ्यूचरिस्टिक मोटिव है। हमारे पास्ट में जो चीज़ हुई है, हम उस चीज़ को सोच के अपना जो आने वाला जो एक्शन है वो नहीं लेते हैं। हम ये सोच के लेते हैं कि हमको फ्यूचर में ये चीज़ करनी है, उसके लिए हमको अभी से ऐसा बिहेव करना पड़ेगा या ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे। सो बेसिकली स्ट्राइविंग नेचर जो होता है कि वी हैव टू स्ट्राइव फॉर समथिंग, कुछ चीज़ हासिल करनी है, ठीक है, और उसी के लिए हम अपने गोल्स बनाते हैं, गोल सेटअप करते हैं। तो जब हम कोई फ्यूचरिस्टिकली कुछ सोच रहे हैं कि नाउ वी हैव टू अचीव दिस थिंग, ठीक है, कि हमको ये चीज़ हासिल करना है, ये चीज़ अटेन करना है, ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, तो उसके लिए हमको गोल्स भी सेट करने पड़ेंगे। तो एज़ पर एल्फ्रेड एडलर हमको जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक सेट करने चाहिए, अटेनेबल सेट करने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने गोल्स जो हम आने वाले टाइम पे अचीव करने वाले हैं उसको रियलिस्टिकली सेट नहीं करेंगे, जो लॉजिक रैशनल वे में सेट नहीं करेंगे, अनअटेनेबल गोल सेट कर लेंगे या अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लेंगे, उससे क्या होगा, अगर हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाए तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, एक तरीके का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। बेसिकली एल्फ्रेड एडलर ये भी मानते थे कि हर इंसान कोई ना कोई कमी के साथ पैदा होता है। दे हैव सम इन्फीरियर, दे हैव समथिंग लैकिंग इन देम, और वो जो लैक होता है उस इन्फीरियोरिटी को कॉम्पनसेट करने के लिए वो किसी और चीज़ में अच्छा होने के लिए अपने आप को, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं और स्ट्राइव करते हैं टू अचीव दैट थिंग। सपोज कि कोई इंसान, लेट्स से उसकी हाइट छोटी है, ठीक है, उसका ये बोल सकते हैं ड्वार्फिज्म है उसको। अब वो चीज़ तो वो सही नहीं कर सकता, दैट इज़ अ सर्टन टाइप ऑफ लैक कि उसकी हाइट नॉर्मल से कम है। अब उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए ऐसा हो सकता है कि वो क्या करे, लेट्स से कि नई नई लैंग्वेजेस सीख ले, ठीक है, क्योंकि अब उसके पास एक कमी है कि उसकी हाइट छोटी है, बहुत छोटी है, डॉर्फ, एक तरह से डॉर्फ है, मतलब एक नॉर्मल हाइट से छोटी है। अब वो चीज़ उसको सही नहीं कर सकता, उसको पता है कि वो उसके अंदर ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब उसको सही करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो अपनी जो पूरा का पूरा लुक है, लाइक आउटर लुक, एक अलग तरीके से ड्रेस कर सकता है ताकि उसकी हाइट को नोटिस ना करके उसके उस ड्रेसिंग सेंस को लोग नोटिस करें।
वो अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकता है, पढ़ाई में अच्छा कर सकता है, लेट्स से स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, लाइक या कुछ और ऐसी चीज़ें कर सकता है जिसकी वजह से उसकी जो हाइट का जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है वो बैक सीट ले ले, और उसकी जो अदर चीज़ें हैं उस चीज़ को लोग ज़्यादा डोमिनेट, वो चीज़ें डोमिनेट करें। तो एक तरीके से क्या हुआ, उसकी छोटी हाइट को कॉम्पनसेट करने के लिए दैट पर्सन हैज़ क्या करा, हैज़ स्ट्राइविंग टू अचीव समथिंग अदर इन अदर एरियाज, ताकि वो चीज़ कॉम्पनसेट हो सके। और जब ऐसा नहीं होता है, वैन जैसे अगर किसी इंसान की हाइट छोटी है और वो बाकी चीज़ें भी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में फिर वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर घर करता जाता है। फिर आगे चल के लेट्स है कि अगर वो कोई गोल्स अटेन नहीं कर पा रहा है, वो जो उसकी लैकिंग है उस चीज़ को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, उसकी जो कमी है उसके पास उसको सुधार नहीं पा रहा है, तो फिर वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसको और तरीके के इश्यूज हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। मे बी आफ्टर सर्टन टाइम की जब उसके उस स्टेट को, मेंटल स्टेट को क्योर नहीं करा गया, ट्रीट नहीं करा गया, तो एक लाइक एंड में क्या होता है, सुसाइड तक की नौबत आ सकती है अगर वो चीज़ प्रायर में सही नहीं करी गई। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इंडिविजुअल साइकोलॉजी, body of theories of Austrian psychiatrist Alfred Adler, who held that the main motive of human thought and behavior are individuals man of superiority and power, partly in compensation of his feeling of inferiority। यही मैंने कहा कि उसकी जो हर इंसान, एज पर हिम, हर इंसान का कहीं ना कहीं एक लैकिंग होती है, उस लैक को कॉम्पनसेट करने के लिए दैट पर्सन विल स्ट्राइव to do something more in other areas, or strive for, that person will strive for superiority in other areas, power in other areas। किसी को अगर पब्लिक जैसे ऐसा कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो बहुत ज़्यादा लाइक आउट गोइंग नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि चलो ठीक है, मतलब अगर मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं पढ़ाई में अच्छा होके कुछ ऐसा करता हूँ जो मेरे नेचर को, लेट्स से, उस चीज़ को कॉम्पनसेट कर सके। इंडिविजुअल इन दिस व्यू इज़ यूनिक एंड हिज पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। तो यही सब चीज़ें, यही लैकिंग, उसका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और जिसकी वजह से वो कॉम्पनसेट करने के लिए किसी और एरिया में अच्छा कर रहा है, यही सारी चीज़ें क्या करती हैं, उसकी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। द फिनोमिनोलॉजिकल और एडेरियन अप्रोच, ही अटेम्प्ट्स टू व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम क्लाइंट सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिचुएशन क्या है, वो पर्सन उस सिचुएशन से क्या सीख रहा है, कैसे वो इंटरप्रेट कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एल्डेरियन अप्रोच क्या बोलती है कि हम उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे वर्ल्ड को देखने की कोशिश करेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ना कि हम वर्ल्ड में जो हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे आसपास हो रहा है सोसाइटी में, दुनिया में, उसकी वजह से एक इंसान की पर्सनैलिटी शेप होती है, नहीं। जब बल्कि वो ये कह रहे हैं कि एक इंसान की पर्सनैलिटी इस वजह से शेप होती है या चेंज होती है, या जो भी उसकी पर्सनैलिटी वो इस वजह से है कि वो जो हो रही है चीज़ें बाहरी दुनिया में, उसको वो कैसे देख रहा है, कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे समझ रहा है, अपने अंदर कैसे डाल रहा है, और उसकी वजह से वो उस चीज़ से क्या समझ रहा है, उसका बिलीफ सिस्टम वैसे बनता है। द बेसिक प्रीमाइस इज दैट ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज बिकमिंग। तो ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज बिकमिंग का मतलब यही है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग, हम लोग हमेशा एक स्ट्राइविंग मोड में रहते हैं। स्ट्राइविंग की कुछ तो अचीव करना है। अचीव का मतलब है, अगर हम डेली बेसिस पे भी बात करें, तो हम जब सुबह उठते हैं, हमारा एक सेट माइंड होता है कि ओके आज हमको ये करना है, और उस आज हमको ये करना है, वो गोल की वजह से हमारा पूरा दिन क्या होता है, शेप होता है, राइट। तो वैसे ही अगर हम ओवरऑल देखें कि हमको अपनी लाइफ में क्या करना है, सुपीरियर बनना है, हम लोग पावर के पीछे भागते हैं, एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं, सुपीरियरिटी के पीछे भाग रहे हैं, तो वो क्या है, इट इज़ अ सेंस ऑफ बिकमिंग समथिंग, कि हम सोसाइटी को कुछ दे सके, कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, और उसी वजह से हमको एक सेंस ऑफ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, राइट। Elderian therapy focuses on understanding an individual's lifestyle and social interests, examining past experiences, family dynamics, and encouraging goal setting and positive behavior change
to overcome perceived barriers, foster a sense of belonging and purpose. The term individual psychology does not focus only on individual and is used to refer to the patient as an individual entity. Adler said one must take into account the patient's whole environment, including people the patient associate. तो यहाँ पर individual psychology से हम केवल उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं वो पर्सन किस एनवायरनमेंट में है, उसके आसपास कौन से लोग हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं. दैट इज़ वाई हेयर इन इंडिविजुअल साइकोलॉजी वी सी द पर्सन एज अ होल. हम एक पूरी एंटिटी के तौर पे देखते हैं उसको कि वो एक पर्सन है, जिस एनवायरनमेंट पे वो है उसको भी देखा जाता है, जिस जिस लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है उसको भी हम देखते हैं, और तब जाके हमको पता चलता है कि उसका जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है या आगे चल के कैसी होगी. नाउ कम्स द इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉइन करा था अल्फ्रेड एडलर ने. द फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी मे बी ब्रॉट अबाउट बाय अपब्रिंगिंग एज अ चाइल्ड. फॉर एग्जाम्पल बीइंग कॉन्स्टेंटली, अब देखो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि एक तरह का आपको एक कॉम्प्लेक्स होना, आपकी एक फीलिंग, एक सोच आपके अंदर आ जाना कि आपके अंदर कोई कमी है, देयर इज समथिंग लैकिंग इन यू. ठीक है, अब वो किससे आ सकती है? वो एज अ चाइल्ड अगर आपको हमेशा किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है, जैसे हम लोग जनरली हम लोग अपने भाई बहन से या पेरेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं ना कि देखो उनका लड़का या उनकी लड़की तो 90% ले आई, आपने तो केवल 50 या 60% लाए, 70% लाए. तो वी आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग आवर किड्स टू समवन एल्सेस किड. ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हम ये सोच के नहीं करते कि उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिलवाना है. नहीं, कंपैरिजन हम जनरली ये सोच के करते हैं कि उसके अंदर ये एक सेंस ऑफ ये आए कि ठीक है वो लाया है तो मैं भी लाऊं. बट जनरली क्या होता है कि कभी कभी बच्चे में उस चीज़ का एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है, विच इज़ वाई आई सेड इन द बिगिनिंग कि हमारा आसपास का जो माहौल है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस माहौल को हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, अपने माइंड में कैसे घुसेड़ रहे हैं. बिल्कुल कि हाँ, अगर किसी ने हमको कंपेयर करा है तो एक इंसान उस चीज़ को पॉजिटिवली भी ले सकता है. पॉजिटिवली कैसे लेगा कि हाँ ओके, हाँ वो 90% लाए तो वो कैसे ले आया, मैं भी लाऊंगा, ऐसा भी कर सकता है. लेकिन एक इंसान सेम सिचुएशन में अपने आप को बहुत लो फील भी कर सकता है कि मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो ले आया, ही इज़ लकी, शी इज़ लकी, वो पढ़ा लेकिन मैं तो नहीं इतना इंटेलिजेंट हूँ. ठीक है, ऐसा जनरली बच्चे होते हैं. ठीक है, तो एक ही सिचुएशन है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है. तो चाइल्ड को अगर कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जाएगा, एक तरह से नेगेटिवली भी बोल सकते हो आप कि आप उसको बहुत ज़्यादा ऐसे पोक कर रहे हो कि ऐसा नहीं है, तुम ऐसे नहीं हो, वो ऐसा है, वो इतना अच्छा है, तुम ऐसे नहीं हो. या उसको किसी भी एक तरह से सोशली उसको कंपैरिजन हो. सोशल कंपैरिजन कैसे हो सकता है कि मतलब आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उससे कंपेयर किया जाए, या ऑफिस या वर्क में अगर आपको ऐसा एक दूसरे से एम्प्लॉय से कंपेयर किया जाए, तो ऐसे में क्या होता है कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स, एक सेंस ऑफ लैकिंग भी आ जाता है हमारे अंदर. An inferiority complex may cause an individual to overcompensate in the number of ways. तो क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, दैट ही और शी नोज और इज हैव बिलीव्ड टू नो, लाइक उनको ये मनवाया गया है कि भैया तुम्हारे अंदर कमी है, तो अभी तो कमी हो गई है. एक होती है जो नेचुरल कमी होती है, जैसे अभी हमने डॉर्फ का एक एग्जाम्पल लिया था कि हाँ हाइट छोटी है, वो कमी नहीं है, बट जनरली हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं ना कि चलो हाइट छोटी है. अब उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए हम क्या करें, हम कुछ और एरियाज में, एजुकेशन में अच्छे हो रहे हैं, लेट्स से स्पोर्ट्स में अच्छे हो रहे हैं, ताकि लोग वो ना देखें, मेरा दूसरा जो एरियाज है उसमें हम जो सुपीरियर परफॉर्म कर रहे हैं वो देखें. ठीक है, तो ऐसे में अगर किसी इंसान के अंदर वो लैकिंग है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या करेगा, दैट पर्सन विल ट्राई टू ओवर कॉम्पनसेट. ना ओवर कॉम्पनसेट इन नंबर ऑफ वेज, दैट इज कि वो किसी और चीज़ में अच्छा होने की कोशिश करेगा. जैसे कि मैंने यहाँ पर नेपोलियन कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल दिया है. ड्यू टू कॉमन मॉडर्न डे हाइटिज्म may become overly concerned with how they appear to others, they may wear. तो यहाँ पर नेपोलियन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि अगर आपका हाइट नॉर्मल से एवरेज से कम है तो जनरली एक तरह से कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, जिसको एक टर्म दिया गया नेपोलियन कॉम्प्लेक्स. तो उसमें क्या होगा, आप उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आपको स्पेशल शूज़ पहन सकते हो जिससे आप हाइट से बड़े दिखो,
या फिर आप कुछ ऐसे ड्रेसिंग्स कर सकते हो जिसकी वजह से आपका क्या हो कि आपका वो हाइट पे ज़्यादा ध्यान ना जाए, उस ड्रेसिंग सेंस पे, द वे यू आर टॉकिंग, आपका आप लेट से आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो गए, आप डिस्टिंक्शन से पास हो रहे हो, 98% ला रहे हो, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आपकी हाइट का कॉम्पनसेशन आपके अकेडमिक्स में जा रहा है कि आप अकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हो. So there is another important term which has been given by Alfred Adler, which is superiority complex. अब superiority complex क्या है? This particular term or this particular complex of phenomena occurs when a person has a need that he has to prove his himself to be superior than he truly is. Okay? कि वो अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने की कोशिश करता है, एक तरीके का फेक सुपीरियर, वो उतना है नहीं लेकिन अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने की कोशिश करता है इन फ्रंट ऑफ अदर्स. तो एल्फ्रेड ने बेसिकली ये बोला है कि जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो बेसिकली इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ही निकल के आया है. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है या इस्केपिज्म है जो एक पर्सन यूज़ करता है टू कैमोफ्लाज और हाइड हिज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस, और उसकी जो लैक्स हैं, उसके अंदर जो कमी है, उस कमी को छुपाने के लिए वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म, एक इस्केपिज्म यूज़ करता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको एल्फ्रेड एडलर ने बोला है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. जैसे कि हमने अभी लास्ट जो टॉपिक था इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उसमें पढ़ा था कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो उस हाइट छोटी है तो उसकी वजह से आपके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. you'll कीप ऑन थिंकिंग कि आपकी दूसरों से हाइट छोटी है, आपके अंदर ये कमी है, ये कमी है. अभी कुछ लोग क्या कर सकते हैं, उस कमी को मतलब वो कमी दूसरों के सामने हाईलाइट होके ना आए, उसके लिए वो अपने किसी और एरिया में अपने आप को सुपीरियर या अच्छा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं. अब वो दूसरा एरिया में क्या कर सकते हैं, हाइट छोटी है तो वो मे बी अपने जो ड्रेसिंग सेंस है उसको चेंज कर दे, अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने लगे, राइट. तो ये क्या था, दिस इज़ काइंड ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि आप अपने आप को प्रिटेंड, कभी कभी ये थोड़ा सा ज़्यादा अगर हो जाए एक पर्टिकुलर लाइन से ज़्यादा, एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा वल्गर भी लगने लगता है कि आप एक थोड़े प्रिटेंशियस होने लगते हो. बट बेसिकली ये जो फिनोमिना है ये इंसान तभी यूज़ करता है जब उसके अंदर कोई कमी हो, और उस कमी से अपने आप को छुपाने के लिए अब एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को यूज़ किया जाता है बाय अ पर्सन. यही एल्फ्रेड एडलर ने बोला है. नाउ कम्स द प्रिंसिपल्स और टेनेंट्स ऑफ एल्डेरियन थ्योरी. अब इसमें कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है. पहला है, द वन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द बिहेवियर ऑफ पीपल इज स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी. जैसे कि हमने अभी बात करी थी पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्टिंग में कि जो एक ह्यूमन बीइंग है वो बिकमिंग, अपने आप को कुछ साबित करना है, उसको कुछ बनना है, उसी दौड़ में लगा रहता है. दैट पर्सन इज स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी, लाइक ही जो भी वो अभी है वो उससे अपने आप को अपग्रेड करने की सोचता रहता है. एल्फ्रेड के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो प्रेजेंट और पास्ट के बारे में उतना नहीं सोचता जितना वो फ्यूचरिस्टिकली सोचता है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसके एक्शंस होते हैं, उसके बिहेवियर्स होते हैं. तो दैट मीन्स कि स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी, कि वो कहीं ना कहीं उसको अपग्रेड करना है, उसको यहाँ अच्छा होना है, वहाँ सुपीरियर होना है, उसके लिए वो जो स्ट्राइव करता रहता है वही उसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करती है और उसकी पर्सनालिटी को शेप करने की कोशिश करती है. Then the second is the subjective perception that people have is the ultimate basis of their behavior. इसका मतलब यही है कि जो सिचुएशन हमारे सामने है वो सिचुएशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम उस सिचुएशन से क्या सीख रहे हैं, वो सिचुएशन से हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. तो बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स और द फैक्टर्स जो एक इंसान की पर्सनालिटी को शेप करते हैं, एक इंसान कैसे बिहेव कर रहा है उसको शेप करते हैं, वो उस इंसान का खुद का परसेप्शन होता है, जिसको हम सब्जेक्टिव परसेप्शन का नाम दे रहे हैं. सब्जेक्टिव परसेप्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सिचुएशन, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल दिए थे, एक मूवी है,
उस मूवी को 3 फ्रेंड्स देखने गए और वो तीनों फ्रेंड्स अपने अपने हिसाब से उस मूवी से जो भी सीख लेंगे वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे। तो उनका खुद का सब्जेक्टिव परसेप्शन है जो उस मूवी को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। एक मूवी से कोई इंसान नेगेटिव चीज़ें भी सीख सकता है, वो ये भी सीख सकता है कि पॉजिटिवली उसको कैसे वर्क करना है या पॉजिटिवली हमने क्या मैसेज लिया, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि वो इंसान उस पर्टिकुलर सिचुएशन जो भी उसके सामने है अभी प्रेजेंट में, जिसको भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उससे वो खुद से कैसे परसीव कर रहा है उस सिचुएशन को। और वो परसेप्शन ही ये तय करता है, ये डिसाइड करता है उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। देन द थर्ड वन इज पीपल हैव यूनिफाइड एंड सेल्फ कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी। यूनिफाइड एंड सेल्फ कंसिस्टेंट पर्सनालिटी का मतलब है कि हर एक इंसान यूनिक होता है, उसकी एक पर्सनालिटी होती है और वो कंसिस्टेंट होती है। जो भी उसके ट्रेट्स हैं, जो भी जिस तरीके से भी वो बिहेव करता है, वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट है। एक लॉन्गर टाइम के लिए वो सिमिलर बिहेव करता है। हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और यही चीज़ मतलब उनकी पर्सनैलिटी, द वे दे बिहेव, द वे दे रिएक्ट, द वे दे इंटरेक्ट विद अदर्स, यही चीज़ उनको एक दूसरे से अलग करती है। और इसको अगर हम इसके जो फोर्थ प्रिंसिपल है द पीपल स्टाइल ऑफ लाइफ, उससे अगर जोड़ के देखें तो ये हमको समझ में आता है कि हर इंसान को हम यूनिक क्यों बोल रहे हैं, उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी अलग क्यों है, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो अलग है, जिस तरीके से वो जीते हैं वो अलग है। उनका एक अपना हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का एक अपना गोल होता है जिसके पीछे वो स्ट्राइव कर रहा है। दैट पर्सन इज़, जैसे हमने अभी बात करी, ह्यूमन बीइंग इज़ ऑलवेज बिकमिंग समथिंग। उसका जो थॉट प्रोसेस होता है उसको कुछ ना कुछ बनना है, लेकिन हर इंसान को एक ही चीज़ नहीं बनना है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है, कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक स्टाइल होता है अपना, कि उसको गोल तक पहुंचना है। भले ही उसका गोल सिमिलर हो टू दी अदर पर्सन, लेकिन उस गोल तक पहुंचने का तरीका उसका अलग होगा। द वे दैट पर्सन इज़ बिहेविंग, कौन से मेथड्स यूज़ कर रहा है वो अलग होगा। एंड विच इज़ वाई द वे अ पर्सन लिव्स हिज लाइफ, the way a person reacts to his or her environment, the way a person perceives his or her environment makes that person unique and unique to as compared to the other person, और यही उसका जो पर्सनैलिटी है उसको कंसिस्टेंट बनाता है। रही बात सोशल इंटरेस्ट की, तो सोशल इंटरेस्ट का मतलब यही है कि जो भी इंडिविजुअल है, बेसिकली वो एक इंडिविजुअल के साथ साथ एक ऐसा पर्सन है जो सोसाइटी में, एक ग्रुप में रह रहा है। कोई भी ह्यूमन बीइंग अकेले नहीं रहता, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अ ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग, एक इंसान हमेशा सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी में रहना पसंद करता है। तो उसको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट में हो। वो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं कर सकता जो सोसाइटी के रूल्स, जो भी लॉज होते हैं, बाय लॉज होते हैं, उनके इनकंसिस्टेंट हो। तो वो भी जो भी वो पर्सनैलिटी है वो कैसे शेप हो रही है, पहला कि वो सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहा है, दूसरा उस पर कैसे एक्शंस ले रहा है, और तीसरा वो जो एक्शंस है वो सोसाइटी के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है, उनके इंटरेस्ट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक इंसान की पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। एंड लास्टली क्रिएटिव पावर, वो जो भी स्टाइल ऑफ लाइफ में जी रहा है, उस स्टाइल ऑफ लाइफ में उसके जो भी गोल्स हैं, जिनको अचीव करने के लिए, जिनको अटेन करने के लिए, अब यहाँ पर गोल मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, नॉन मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनको अचीव करने के लिए वो कितना क्रिएटिवली वहाँ तक पहुँच पा रहा है, उसकी क्रिएटिव पावर कैसी है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसके जो एक्शंस हैं उसमें वो कितनी क्रिएटिविटी दिखा पा रहा है, किस स्टाइल से अपनी लाइफ को जी पा रहा है, कितने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी पा रहा है। ये सारी चीज़ें मिलके एक इंसान की पर्सनालिटी को शेप अप करती हैं, और यही एल्डेरियन थ्योरी का कहना है। Now again there is one more term or phenomena which Alfred Adler has explained, which is typology. Typology में इन्होंने कुछ टाइप्स दिए हैं ऑफ अ पर्सन, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। In 1935 Adler introduced
his own typology using its ideas of degree of activity and social interest as the two guiding principles in the grouping of personality type. तो एल्फ्रेड एडलर के अकॉर्डिंग कुछ पर्सनालिटी के टाइप्स होते हैं जिन टाइप्स के अंदर एक ह्यूमन बीइंग फिट होता है, ठीक है। तो यही टाइपोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है डोमिनेंट टाइप, देन वी हैव गेटिंग टाइप, देन अवॉइडिंग टाइप एंड देन सोशली यूजफुल वन। अब डोमिनेंट टाइप की पर्सनैलिटी कैसी होती है? दिस टाइप लैक्स सोशल इंटरेस्ट। ये सोशल इंटरेस्ट को लैक करता है। सोशल इंटरेस्ट लैक करने का मतलब है कि एक तरीके का हम लोग जैसे अभी हमने बात करी कि हम अपने जो एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं ये भी देख के लेते हैं कि हमारी सोसाइटी में उसका क्या असर पड़ रहा है। यहाँ पर सोसाइटी का मतलब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। सोसाइटी मतलब हमारे आसपास की हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा है। तो हमारे लिए हमारी सोसाइटी वही है, हमारी इमीडिएट फैमिली, हमारे फ्रेंड्स। अगर हम कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं, अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं, ये सारे। तो डोमिनेंट टाइप अगर कोई इंसान है तो उसके अंदर सोशल इंटरेस्ट की कमी होगी, वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होगा, ठीक है। बट ऑल्सो शोज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन परसुइंग एम। तो उसका जो होगा कि अगर उसको गोल अपना अचीव करना है वो तो अचीव करेगा, लेकिन एनी हाउ तो यहाँ पर वो अचीव तो कर रहा है गोल, बट उसका जो गोल अटेन करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। वो थोड़ा सा अपने आप में एक तरीके से इन्वॉल्व रहता है, अपने अंदर इन्वॉल्व रहता है। वो दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की थिंकिंग को, दूसरों के बिहेवियर को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। एंटी सोशल होता है थोड़ा, बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ अदर्स। डोमिनेंट टाइप इसलिए बोला गया है कि एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है जिसमें वो अपने आप को ज़्यादा महत्व दे रहा है एज कम्पेयर टू द पीपल अराउंड हिम। तो सेकंड टाइप इज द गेटिंग टाइप। गेटिंग टाइप में क्या है? लैक्स बोथ एक्टिविटी एंड सोशल इंटरेस्ट एंड इज डिपेंडेंट, लैक्स कंसिडरेशन इनिशिएटिव फॉर अदर। तो ये एक तरीके का ऐसी पर्सनैलिटी है जहाँ पर इसमें दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं कमी है। एक्टिविटी की भी कमी है, सोशल इंटरेस्ट भी कम है, डिपेंडेंट ज़्यादा है, दूसरों पे निर्भर रहता है अपने काम को करवाने के लिए, अपने गोल्स को अटेंड करने के लिए। कंसिडरेशन और इनिशिएटिव्स लेने की जो एक फीलिंग होती है कि उसको आगे चल के कुछ काम करना है, खुद कुछ काम करना है, उसकी कमी होती है उसके अंदर। देन वी हैव अवॉइडिंग टाइप। rather than struggling for the success or superiority they remain undecided। तो अवॉइडिंग टाइप का मतलब है गोल अटेन करने की बजाय उस चीज़ को अवॉइड ही करना। गेटिंग टाइप में गोल अटेन कर भी रहा है तो किसी और की हेल्प से। डोमिनेंट टाइप में तो खुद की हेल्प से कर रहा है लेकिन दूसरों को भी नहीं देख रहा। अगर उसकी गोल अटेन करने की जो पाथ है उसमें वो उसको कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से दूसरे हर्ट हो रहे हैं तो वो हर्ट होने देगा। वो डोमिनेंट टाइप था। गेटिंग टाइप में क्या है? उसको गोल तो अटेन करना है लेकिन खुद से उतना लाइक एक इनिशिएटिव नहीं आता है। वो दूसरों की हेल्प से करना चाहता है कि अगर दूसरा कर रहा है मेरे लिए काम तो ठीक है। अवॉइडिंग टाइप में वो स्ट्रगल को अवॉइड ही कर रहा है, वो सिचुएशन से कहीं ना कहीं भाग रहा है। एक्टिविटी की कमी है, सोशल इंटरेस्ट की भी कमी है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से अपने आप को अवॉइड करता है, भागने की कोशिश करता है। एंड द लास्ट वन इज द सोशली यूजफुल वन। ये एक ऐसा टाइप है जो एक्चुअली में सोसाइटी के लिए सबसे बेहतर है। एक इंसान जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ सोसाइटी के लिहाज से एक आइडल जो पर्सन हो सकता है वो सोशली यूजफुल है। कंप्लाइज विद अदर्स, दूसरों को साथ में लेके चलता है। एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनकी नीड्स को भी इंपॉर्टेंस देता है, अपनी नीड्स को भी इंपॉर्टेंस देता है। सच पीपल कीप अप विद द प्रॉब्लम्स विद इन अ वेल इन्फॉर्म फ्रेमवर्क। और जो भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं अगर उसको सॉल्व भी करना है तो एक सोसाइटी को ध्यान में रख के क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जो अपनी इंटरेस्ट में भी हो, जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए लेकिन सोसाइटी का इंटरेस्ट भी उसको भी कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के वो अपने गोल्स को अटेंड करता है। एंड दिस वन, द सोशली यूजफुल वन, इज़ द एक्चुअल आइडल पर्सनैलिटी टाइप एज पर एल्फ्रेड एडलर टाइपोलॉजी। इसमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें रूलिंग या डोमिनेंट टाइप, जिसमें सोशल इंटरेस्ट क्या होता है? लो होता है लेकिन एक्टिवली बहुत हाई रहता है। ग्रीक ह्यूमर, येलो बाइल। गेटिंग एंड लर्निंग, सोशल इंटरेस्ट लो रहता है, एक्टिविटी लो रहता है, कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है ये।
अवॉइडिंग टाइप क्या है, सोशल इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही लो होता है, एक्टिविटी लो होता है, सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करता है, सिचुएशन से भागने की कोशिश करता है। सोशली यूजफुल टाइप जो पर्सनैलिटी होती है जिसमें सोशल इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी दोनों ही हाई रहती है। Again, an important phenomena given by, or the term given by Alfred Adler is birth order. Alfred Adler के अकॉर्डिंग बर्थ ऑर्डर, एक इंसान जब पैदा होता है तो वो कौन से सिचुएशन में पैदा हो रहा है, कि पहला बेबी है, कि उसके जब वो पैदा हुआ कि ऑलरेडी उसका एक बड़ा भाई या बहन थी, सिंगल चाइल्ड है, या सिबलिंग्स ऑलरेडी 2-3 सिबलिंग्स हैं, एक से ज़्यादा सिबलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें भी उसकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। सो एज वी नो दैट द मेजर कंपोनेंट ऑफ हिज थ्योरी इज दैट पीपल स्ट्राइव टू बिकम सक्सेसफुल। ईच पर्सन स्ट्राइव्स फॉर ग्रोथ एंड हैज़ अ नीड ऑफ होलनेस। If this need is fulfilled, the person develops a superiority complex, otherwise the person can develop inferiority complex. तो स्ट्राइव करना, स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस, ये जो नीड होती है अगर ये पूरी हो जाए तो एक व्यक्ति के अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि ही हैज़ अचीव्ड समथिंग, ही हैज़ समथिंग, एक पावर, एक सेंस ऑफ पावर आ जाता है। और अगर वो उस चीज़ को, सक्सेस को अचीव नहीं कर पाता तो उसके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हिज थ्योरी प्लेसेस कंसिडरेबल एम्फेसिस ऑन बर्थ ऑर्डर एंड सिबलिंग्स रिलेशनशिप ऑल्सो। एल्फ्रेड एडलर की जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी की जो थ्योरी है वो ये भी इम्पोर्टेंस देती है कि एक इंसान जब पैदा होता है किसी फैमिली में तो उसका बर्थ ऑर्डर क्या है और उसकी रिलेशनशिप कैसी है उसके सिबलिंग्स के साथ, उस पर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी है उसने कि उसका पर्सनैलिटी कैसी बनती है। Birth order influence on a child's character depends on the child's eternal processing nature and external family social environment. तो पहला है ओनली चाइल्ड। अगर कोई कोई पर्सन जो है उसका कोई सिबलिंग नहीं है, ही और शी इज़ दी ओनली चाइल्ड ऑफ द फैमिली, तो उसमें क्या होगा, दिस चाइल्ड इज़ ऑलवेज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। पेरेंट्स और फैमिली जो अदर एक्सटेंडेड फैमिली है उनका जो एक कहते हैं ना एप्पल ऑफ द आई, क्योंकि वो अकेला बच्चा है तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही रहता है। सिंस दे आर नेवर डीथ्रोन्ड, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पर चॉइस नहीं रहती है कि आपको अपना प्यार अपने पेरेंट्स को बांटना नहीं पड़ता। छोटे भाई बड़ी भाई में कोई भी चीज़ आ रही है तो ऑब्वियसली उसको ही मिलेगी, वो बोलेगा या बोलेगी तो उसको मिल जाएगी। इस हर तरीके का जो एक पेरेंट्स का जो इमोशंस होते हैं, लव होता है, केयर होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, वो पूरा का पूरा उस बच्चे को मिल रहा है। तो एक तरीके के कहीं ना कहीं स्पॉइल्ड हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि शेयर कैसे करना है ना। अगर कोई सिंगल चाइल्ड होगा तो उसको शेयरिंग में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उसका सिबलिंग नहीं होता। सिबलिंग अगर आपके भाई बहन होते हैं तो आपको बचपन से कहीं ना कहीं वो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट पता होता है कि आपको कैसे अपने भाई बहनों के साथ जो चीज़ें हैं, जो भी खाना है या खिलौने हैं या जो भी है उसको शेयर करना है। तो अगर कोई सिंगल चाइल्ड है उसको ज़्यादा पैम्परिंग मिल जाती है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है अपनी फैमिली से, तो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाता है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होता है। दे मिस आउट ऑन द सोशल स्किल लर्न बाय सिबलिंग्स इंटरेक्शन। तो जो हम अगर एक से ज़्यादा जो भाई बहन होते हैं उनका जो इंटरेक्शन होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर कोई सिंगल चाइल्ड होता है तो वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा खुल नहीं पाता है, उसको इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। सो दे मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू शेयर एंड कॉम्प्रोमाइज़। अ ग्रेट कॉम्प्रोमाइज़ में का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि उसको हर चीज़ उसके जो भी वो बोलता है बोलती है उसको मिल जाती है और उसको पता है कि वो चीज़ उसकी है, उसको शेयर किसी और से नहीं करनी है, तो आगे चल के उसको वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़, उसको कॉम्प्रोमाइज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। अ ग्रेट पॉजिटिव ट्रेड इज़ दैट दे कैन बी वेरी मेच्योर इंटेलेक्चुअली। अब यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड क्या हो सकता है, क्योंकि उसका कोई सिबलिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपने पे बहुत फोकस करता है और मेच्योर बन सकता है। उसको पता है कि ही और शी इज़ द ओनली वन, वो किसी और की हेल्प नहीं ले सकता, उसको ही सब कुछ करना है, तो वो इंटेलेक्चुअली ज़्यादा मेच्योर भी होता है। फर्स्ट बॉर्न, अगर फर्स्ट बॉर्न है मतलब कि आपके पास सिबलिंग्स है लेकिन आप सबसे बड़े वाले भाई या बहन हो, तो ऐसे में क्या होगा, दे आर ऑफन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द यंगर सिबलिंग। छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाती है। मे टेक द रोल ऑफ अ सैरोगेट पेरेंट। सैरोगेट पेरेंट मतलब कि ये होता है कि क्योंकि आप बड़े हो तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए पहले आप एक तरह से आप भी एज अ पेरेंट ही हो। आप सिबलिंग तो हो ही लेकिन एज अ पेरेंट का भी रोल आप कर रहे हो।
थ्रू दिस रोल दे एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ अ लीडरशिप एंड पावर कम्स विद इट। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। फर्स्ट बॉर्न में बिकम ओवर अचीवर्स इन ऑर्डर टू सेट एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट बॉर्न के अंदर ये एक रहता है कि उनको एग्जाम्पल्स क्योंकि सेट करने पड़ते हैं अपने यंगर सिबलिंग्स के लिए, तो वो अपना एकेडमिक्स में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अपना जो एक द वे दे लीड देयर लाइफ, उनको एक होता है कि मुझे अच्छे से अपनी लाइफ जीनी है, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना है अपने छोटे भाई बहनों के सामने, ताकि वो मेरे से जो सीख रहे हैं वो पॉजिटिव ट्रेट्स को ही सीखें। फर्स्ट बॉर्न्स आर में become overachievers in order to set examples of younger. They are also known to be authoritarian. Authoritarian का मतलब ये है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है बिकॉज दे हैड टू लीड देयर यंगर सिबलिंग्स। तो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन वो पहले से बाय डिफॉल्ट ले चुके होते हैं। आगे चल के इन लेटर ईयर्स ऑफ देयर लाइफ जब वो आगे जाते हैं, काम करते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, तो वो एक सेंस ऑफ अथॉरिटी, एक सेंस ऑफ लीडरशिप उनके अंदर वो जो ट्रेट रहता है वो कहीं ना कहीं पहले से रहता है। एंड दिस इज़ अ ग्रेट पॉजिटिव ट्रेट इज कि वो अब उनका लीडरशिप या अथॉरिटेरियन नेचर के अलावा इनके ऊपर इनके साथ एक बहुत पॉजिटिव ट्रेट ये भी रहता है कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिलायबल भी हो सकते हैं। क्योंकि वो फर्स्ट बॉर्न है, उनको कहीं ना कहीं उनके छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको हेल्प करना होता है, चाहे पढ़ाई हो चाहे अदर थिंग्स हो, तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल भी हो जाते हैं। देन वी हैव सेकेंड बॉर्न। सेकेंड बॉर्न की क्या ट्रेट्स रहते हैं? इंडिपेंडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, स्पेशली विद दिस ओल्डर सिबलिंग। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉम्पिटिशन का भावना आ जाती है। सिबलिंग राइवलरी एक तरह से आ सकती है उनके अंदर, में बी इनिशिएटेड बाय दी सेकेंड बॉर्न एज दे स्ट्रगल टू आइडेंटिफाई देयर रोल इन दी फैमिली। अब एक तरह से होता है ना कि फर्स्ट बॉर्न है तो उन्होंने सेट कर दिया है एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, तो जो उसके बाद वाला जो सिबलिंग होगा सेकेंड बॉर्न, उसके अंदर ये रहता है कि मुझे इनका स्टैंडर्ड पार करना है या यहाँ तक पहुँचना है। तो एक कॉम्पिटिटिवनेस रहती है। दे कैन बी रिबेल ऑल्सो, स्पेशली इफ़ दे डू नॉट फील दे आर इक्वली दे आर गेटिंग इक्वल ट्रीटमेंट। तो अगर उनको लगता है कि उनको इक्वली प्यार नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स से इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो कहीं कभी ना कभी रिबेल भी हो जाते हैं। अ ग्रेट पॉजिटिव ट्रेट इज़ दैट दे कैन बी वेरी एक्सप्रेसिव एंड क्रिएटिव ऑल्सो। Then we have middle child. Middle child independent, but unlike the second born, can be more congenial. They do not have the spotlight, but often do not seek it. What's the use? तो उनका ये रहता है, मिडिल चाइल्ड है तो वो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में नहीं रहना पसंद करते हैं। ठीक है, दे कैन बी resigned in their position in the family even though they feel forgotten. तो द मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम कैन डेवलप स्पेशली इन द लार्जर फैमिलीज। उनका क्या होता है कि देखो बड़ा अगर सिबलिंग है तो वो क्या होता है कि क्योंकि बड़े पहला बच्चा है तो कहीं ना कहीं उनको पेरेंट्स का प्यार ज़्यादा मिला है, अटेंशन ज़्यादा मिली है। ठीक है, और फिर जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं सबसे छोटे, उनको भी एक तरह से सबका दुलार मिलता है, सबका प्यार मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल चाइल्ड होता है वो स्ट्रगल में रहता है, या तो वो छोटा तो बन नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं वो मिडिल वे में उनके अंदर एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो वो बड़े भाई बहनों की तरह उतना वो उनका अटेंशन नहीं मिल पाती है, ना छोटे भाई बहनों की तरह अटेंशन मिल जाती है। लेकिन उनका जो पॉजिटिव ट्रेट ये रहता है कि वो अडेप्टिव हो जाते हैं, उनको सोशल स्किल्स अच्छी हो जाती हैं और जो भी सिचुएशंस है उसको उस पर अडेप्ट करना ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं, अदर देन एज कम्पेयर टू द यंगर वन और द ओल्डर वन। देन द लास्ट बॉर्न। लास्ट बॉर्न सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा वाला जो होता है, सबसे लास्ट में जो बॉर्न होता है, तो वो क्या है, वो एक तरह से स्पॉइल्ड रहते हैं क्योंकि सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चाइल्ड ट्रीटमेंट हमेशा के लिए रहता है। इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं क्योंकि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बड़े भाई बहनों ने निभा ली है। काइंड ऑफ रूल ब्रेकर भी हो सकते हैं। इनका पॉजिटिव ट्रेट क्या रहता है, दे आर काइंड ऑफ चार्मिंग एंड एडवेंचरस। ठीक है, तो ये एक पर्सनैलिटी थी, या आप बोल सकते हो कि जो बर्थ ऑर्डर होता है कि आप फैमिली में किस बर्थ ऑर्डर में आपका जन्म हुआ है, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है। तो दीज आर सम टाइपोलॉजीज, दीज आर सम टर्म्स
जैसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बर्थ ऑर्डर, देन टाइपोलॉजी जिसमें हमने डोमिनेंट एंड जो हमने डोमिनेंट टाइप, गेटिंग टाइप, अवॉइडिंग टाइप, ये सारे पर्सनालिटी के टाइप्स पढ़े थे। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल साइकोलॉजी में एल्फ्रेड एडलर ने दी थी। इनको हम एल्डेरियन थ्योरी या एल्डेरियन साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आई होप आपको ये जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है ये समझ में आई होगी। एंड अगर आपको कहीं डाउट हो या कहीं पर जो मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन करा, उसमें कहीं डाउट हो, मे बी आपको मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके में आपको कहीं लग रहा हो कि कहीं आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो यस, बाय बाय।